नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने भी आज जाकर अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसे जो है एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने मिल करके जारी किया। एनडीए के जो भी तमाम बड़े नेता थे, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, जेपी नड्डा भी इसमें थे और साथ ही साथ जीतन राम मांझी और भी अन्य सहयोगी जो दल हैं उनके बड़े-बड़े नेता इसमें शामिल हुए और सबने मिल करके ये जो संकल्प पत्र है इसको जारी किया। मुश्किल से लेकिन यहाँ पर 60 सेकंड की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। फोटो खिंचवा करके अकेले सम्राट चौधरी जी को छोड़ करके सभी नेता भाग खड़े हुए। मीडिया के सवालों से इतना डर गए कि कोई 20 साल का रिपोर्ट कार्ड ना मांग ले कि आखिरकार 20 साल में आपने क्या किया, क्योंकि इस बार तो बहुत ही बड़े-बड़े वादे किए गए हैं। 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया है और साथ ही साथ महिलाओं को 2 लाख तक देने का वादा किया है, महिलाओं को लखपति बनाने का वादा किया है और बेरोजगारी, नौकरी को लेकर के तमाम बड़े-बड़े वादे किए गए हैं। ऐसे वादे जो हर चुनाव में लगभग बीजेपी करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है, एनडीए की सरकारें करती है, लेकिन उसके बावजूद वो वादे चुनाव शुरू होने पर और चुनाव खत्म होने के बाद, जीतने के बाद कितने पूरे होते हैं, ये हम और आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद भी आज जिस तरीके के बड़े-बड़े वादे किए गए हैं और साथ ही साथ जो विपक्ष है, वो इसे तेजस्वी यादव के संकल्प पत्र की, घोषणा पत्र की कॉपी बता रहा है और कह रहा है कि जो-जो हमने घोषणाएं की, उसी को कॉपी करते हुए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस घोषणा पत्र में क्या है खास और क्यों तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता लगा रहे हैं तमाम आरोप और आखिरकार क्यों आज भी नीतीश कुमार बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए और किसी भी सवालों का कोई जवाब ना दिया गया, ना ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, जैसा कि पहले ही अमित शाह कह चुके हैं। इसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे और जो अभी कल भी प्रधानमंत्री मोदी आए थे, अमित शाह भी आए थे और उन्होंने अपनी तमाम रैलियों से फिर से जंगल राज की बात की, 20 साल पुराने जंगल राज की बात की। लेकिन कल ही जिस प्रकार से हत्या हुई और उसका आरोप एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगा, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार फिर किस मुंह से जो एनडीए के नेता हैं, बड़े-बड़े नेता हैं, वो जंगल राज की बात करते हैं, 20 साल पुराने जंगल राज की, जबकि असली जंगल राज उन्हीं की सरकार में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कुलस्वामी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सर आपने देखा कि आज संकल्प पत्र एनडीए का जारी हुआ और संकल्प पत्र जारी करते हुए तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिखाई दिए और उसके बाद में जो नेता है उनकी हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे संकल्प पत्र जारी हुआ। लेकिन सबसे पहले हम अशोक गहलोत की बाइट सुनवाना चाहते हैं कि वो इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। प्रेस मीडिया के लिए भी कि कहते 26 सेकंड का एक नेता लोग आए, उसमें अमित शाह जी भी और नीतीश कुमार जी भी, नड्डा साहब भी। 26 सेकंड अभी कुछ मुझे साथी मिले, वो कहने का हमारे जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई। और बाद में उनके जो डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता थे उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से, हिसाब पूछ लेते आप अमित शाह जी को या नड्डा साहब को, उसके डर के मारे ही वो भग गए, सब भग गए एक प्रकार से, रुके नहीं। यहाँ पर मोदी जी मिलती नहीं है मीडिया से। ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं। ये लोग, ये डेमोक्रेसी खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया से। मीडिया में अगर मैनिफेस्टो इम्पोर्टेंट घटना होती है चुनाव के अंदर, उसमें आप खाली मुंह दिखाने के लिए आगे भागे सब लोग। इतना क्यों डरते हैं मीडिया से? तो ये समझ के परे हम लोग, पर ये संकेत मिलता है डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं। मेरा आरोप इनके ऊपर यह है, ये मुखौटा पहने हुए हैं डेमोक्रेसी का और सरकार मानते धर्म के नाम पर। ये मीडिया को, देश को, समाज को समझना पड़ेगा। और जो मैंने कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में आए थे, जो कि पहले तो मोदी जी ने यहाँ पर जो एक जुमला बोला था, मैं बिहार को क्या दूं, 50,000 करोड़, 60, 70, 80, 60 लाख तक ले गए।
अरवला के लिए हिसाब किताब आज चुनाव मैदान में बारे हो, उनका हिसाब किताब दो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। आपने जो वादा किया था 1,25,000 करोड़ के मैं पैकेज दूंगा बिहार को, उसका क्या हुआ है? तो सर ये जो है अशोक गहलोत ने कहा कि मात्र 26 सेकंड में ये जो है एनडीए के नेता भाग खड़े हुए, और अभी मैं उसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, कुछ टेक्निकल एरर है उसकी वजह से। लेकिन आप देखिए कि जो वादे किए गए हैं, 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा किया गया है, 1 लाख करोड़ का निवेश, और बिहार में स्पोर्ट्स सिटी और शार्दुल में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण। ऐसे बड़े बड़े वादे किए गए हैं। ऐसे ही बड़े बड़े वादे आप देखते हैं कि मतलब सरकार हर चुनाव में करती है, हर राज्य में करती है, उसके बाद उसका नतीजा क्या होता है? सबसे पहले तो इस पर आपकी राय क्या है? जय संविधान। देखिए, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने अंधभक्तों के लिए बहुत परेशानी क्रिएट कर रही है, और अंधभक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस घोषणा पत्र के बाद बहुत ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि अभी तक ये एनडीए की तरफ से कहा जा रहा था, अंधभक्तों की तरफ से कहा जा रहा था कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, जिनके यहाँ नौकरी नहीं है वो, तो ये कैसे देंगे, बजट कहां से आएगा? पूरा का पूरा उनका फोकस इस बात पे था कि पैसा कहां से आएगा। अच्छा, अब वो खुद कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां सरकारी देंगे। इसका मतलब ये है अपनी जो हाइपोथेसिस उन्होंने बनाई थी उसको अपने पैर से खुद ही गिरा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, निधि, पहले भी एक बार मैंने आपसे कहा था, मैंने अपनी क्लास में बच्चों का भविष्य देखने के लिए मैं कहता हूं स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड केवल देखूंगा मैं। आप ये बताइए, जैसे एमबीए स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया तो मैंने कहा ये बताओ हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में तुम्हारे मार्क्स कितने आए? अच्छा, एक बच्चे ने कहा साहब मेरे 84% हाई स्कूल में आए, 87% इंटरमीडिएट में आए, 80% मेरे ग्रेजुएशन में आए। इसका मतलब यह है कंसिस्टेंटली द चाइल्ड इज गुड एंड ही हैज ए ब्राइट फ्यूचर। अच्छा, एक बच्चा ऐसा है जिसके 60% आए हाई स्कूल में, 70% आए इंटरमीडिएट में, 80% आए ग्रेजुएशन में। इसका मतलब यह है इंक्लाइनिंग ट्रेंड है, बच्चा इंप्रूव कर रहा है, और ऐसी स्थिति में आ जाएगा, हो सकता है आईएएस क्वालिफाई कर जाए पहले अटेम्प्ट में। एक तीसरा बच्चा ऐसा है जिसको 80% हाई स्कूल में मिले, 70% इंटरमीडिएट में मिले और 60% ग्रेजुएशन। इसका मतलब ये बच्चा फेल होने वाला है, ये गलत संगत में पड़ गया है। अच्छा, इसी प्रकार से आप एक स्टैटिस्टिकल डेटा में हम लोग कहते हैं एक्सट्रापोलेट करना, उसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उसको आगे देखना। अब ये देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं नौकरी दूंगा, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दूंगा। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं, लिखित रूप से कह रहे हैं, लिख के दे रहे हैं एक पत्रकार को, और वो पत्रकार कौन? जो बड़ा खतरनाक पत्रकार है, जो किसी को नहीं छोड़ता है, और उस पत्रकार को लिख के दे रहे हैं कि मैंने अगर ये नहीं किया तो फिर जो मेरे को दंड मिले। इसका मतलब उन्होंने खाका तैयार कर लिया, जो खाका उन्होंने तैयार कर लिया है वो लगता है एनडीए के हाथ में लग गया। इसका माने ये पॉसिबल तो है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की। भाई 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी की खराब संगत ने उनको खराब कर दिया, तो चलिए, लेकिन आपने 20 साल में कितनी नौकरी दी? हार्डली 20 साल के अंदर 70 लाख नौकरी आपने दी। तेजस्वी यादव ने 17 महीने के अंदर 5 लाख नौकरी दी और 3.5 लाख नौकरियों का रास्ता खोला, 8.5 लाख। इसका मतलब यह है कि अगर इस 20 साल में अगर नीतीश कुमार और बीजेपी का संगत में अगर इंडस्ट्री नहीं लगी और बंद हो गई, और इसका मतलब यह है कि देखिए, एक चीज हमारे यहाँ मैनेजमेंट में कहते हैं निधि, और आप भी इससे बिल्कुल अवगत होंगी, भाई आप सप्लाई वहां क्रिएट करो जहां डिमांड है। जहां डिमांड है और डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो दाम बढ़ेंगे। अगर वहां पे आप सप्लाई क्रिएट कर दोगे तो डिमांड सप्लाई गैप कम हो जाएगा और सप्लायर को प्राइस ज्यादा मिलेगा। आज के तारीख में देखो हो क्या रहा है, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, सारा का सारा बिहार के अंदर उपभोक्ता तो है, खरीदने वाला तो है, जरूरत तो देखिए सबकी है, क्योंकि वहां इंडस्ट्री नहीं है तो उसको महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के लोग माल सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी तो वहां का उपभोक्ता जो बिहार का है उसको चीजें महंगी मिलेगी। अगर वही डबल रोटी की फैक्ट्री, बिस्किट की फैक्ट्री, शुगर मिल अगर बिहार के अंदर लगेंगी तो बिहार के लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी।
और ताजी मिलेंगी क्योंकि बनेगी और अगले दिन उनके घर पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जब 20 साल में आपने इंडस्ट्री नहीं लगाई और जिसकी वजह से आज के तारीख में परिस्थिति ये हो गई, रोड तो अच्छी हो गई है। भाई रोड तो आपने अच्छी इसलिए बना दी, ये रोड में आपको कमीशन मिलता है। विदेशी ऋण उठाया और विदेशी ऋण बना के 500 करोड़ की रोड बना दी जिसमें 200 करोड़ खा गया। अभी मैं सोशल मीडिया के अंदर देख रहा था कि पूरे विश्व के, मेरे पास डाटा ये सर्टिफाइड नहीं है, आई एम नॉट सेइंग व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट, सोशल मीडिया में देखा है, एथेनॉल का मिलाना पेट्रोल के अंदर हानिकारक है, ये जान के लिए खतरनाक है। इसकी जो हवा आती है, इसका जो वो आती है, धुआं आता है, वो हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। लेकिन क्योंकि नितिन गडकरी, जिसको लोग बहुत अच्छा मंत्री मानते हैं, उसके बेटे की इथेनॉल की फैक्ट्री है और वो 100 करोड़ से 500 करोड़ का आसामी बन गया है, इसलिए हम लोगों को जबरदस्ती 20% इथेनॉल, जो विश्व भर में वर्जित है, हम लोग 20% इथेनॉल ले रहे हैं। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल बिहार को एक उत्तम प्रदेश बनाना 100% न केवल संभव है, ये बहुत ज्यादा आसान है। कारण क्या है, वहां सप्लाई नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। अब किसी चीज की इंडस्ट्री आप लगा दोगे तो इतना बड़ा डिमांड सेंटर। एक और चीज आप नोट कीजिए, आप इसको मैं आप सर्टिफाई भी करा सकता हूं। देखिए एक होता है स्टेट जहां पे, देखिए बैंक जो है पैसा लेते हैं और पैसा देते हैं, आपको पता है बैंक का काम यही होता है। हम लोगों से 2% पे सेविंग बैंक पे पैसा उठाते हैं और उसके बाद 10% लोन बांटते हैं। जब मनमोहन सिंह का जमाना था, आपके श्रोता दर्शक जरा ध्यान से सुने, तब 3.5-4% सेविंग बैंक पे आपको इंटरेस्ट मिलता था, 2% मिलता है। आधा कर दिया इन लोगों ने, आपको पता नहीं चला, आपकी तो इनकम कम हो गई। अच्छा फिर क्या होता है, देखिए एक होते हैं डिपॉजिटर्स जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं, एक ग्रुप होता है जो पैसा लेता है लोन पे। अब आप निधि बताओ, पैसा जमा कौन कराता है? हम जैसे लोग, मिडिल क्लास के लोग, सिक्योरिटी के लिए सेविंग बैंक खोलते हैं, एफडी में पैसा डालते हैं, पैसा बैंक में सेफ रहे इसलिए रखते हैं, इंटरेस्ट मिले ना मिले सेफ तो रहे इसलिए रखते हैं। पूंजीपति क्या करते हैं, लोन लेते हैं। हम 2% पाते हैं, वो 10% जो उनको लोन मिलता है, अगर 2% का 1% करा देंगे, उन्हें 8% मिलेगा। नुकसान किसको होगा? जो डिपॉजिटर है, मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप। फायदा किसको होगा? रिच इनकम ग्रुप को। बिहार का, यूपी का अगर आप देख लीजिए, डिपॉजिट रेट एंड डिसबर्समेंट रेट, जो पैसा इंडस्ट्री उठाती है, बिहार यूपी वाले पैसा जमा कराते हैं और गुजरात वाले लोग पैसा उठाते हैं। इंटरेस्ट रेट कम होने से हमें नुकसान होता है, उन्हें फायदा हो जाता है। यह बताया जाता है इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, ईएमआई कम हो जाएगी। वास्तविकता में बहुत बड़ा धोखा है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि बिहार वाले जो पैसा बैंक में रखते हैं 2% इंटरेस्ट रेट पे, जिसके लिए एक बहुत बड़ा धोखा किया गया था, हमने आपके अकाउंट खुलवा दिए गरीब लोगों के। अरे यार 2-2, 3-3 हजार लोग रुपए अगर 100 करोड़ लोग जमा कर देंगे, कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। इंटरेस्ट कोई मिलेगा नहीं, फिर उसके अंदर फाइन लगाएंगे, मिनिमम डिपॉजिट नहीं है इसलिए फाइन लगा दिया, और उसके बाद पैसा इंटरेस्ट रेट, जब ज्यादा पैसा आ जाएगा तो इंडस्ट्रीज को पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर उत्तर प्रदेश बिहार वाले जाग जाएं अपने अधिकारों के प्रति और धार्मिक मसलों में ना उलझें। आपने गुजरात के अंदर एक राइट तो देखा 2002 का, उसके बाद आपने कोई धार्मिक मुद्दे देखे वहां पे? नहीं देखे। कारण they know as to their future is dependent upon industrialization, jobs। 2002 में उन्होंने शांत कर दिया मुसलमानों को और उनको दबा के, और उसके बाद उन्होंने सारी इंडस्ट्री गुजरात के अंदर लगा दी और उत्तर प्रदेश बिहार वालों को मंदिर में उलझा दिया, हिंदू मुसलमान में उलझा दिया। और हमारे भोले भाई, हमारे भोले भंडारी, काशी के रहने वाले और उत्तराखंड के अपना काशी, ये अपना बद्रीनाथ केदारनाथ के रहने वाले, अरे महाराज भगवान तो सबके दिल में रहते हैं, वो परब्रह्म है, हम ब्रह्म हैं। अपनी इंडस्ट्री की बात कीजिए, अपनी नौकरी की बात कीजिए। और जब आपके बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों को नौकरी मिल जाएगी तो हमारे बच्चे 20,000 रुपए में अपने माता पिता की सेवा भी कर पाएंगे, और वही 30,000 रुपए में अहमदाबाद में रह के वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर है, अगर उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर इंडस्ट्री लग जाएंगी तो गुजरात के अंदर जो लोअर लेबर कॉस्ट मिल रही है वहां की इंडस्ट्री को, बंद हो जाएगी। तो गुजरात के हित में बिहार उत्तर प्रदेश वालों को धार्मिक मसलों में उलझाया गया है। और वहां पे आप महाराष्ट्र में चली जाइए निधि, आप तो गई होंगी मुंबई कई बार, आप ट्रेन में जाइए, लोकल ट्रेन में जाइए, मेट्रो में जाइए, कोई
धर्म की बात नहीं करता, बिकॉज एवरीबडी हैज टू एंश्योर दैट बाय इवनिंग दे अर्न 2000 रुपीज, घर का खर्चा चलाना है। वो कहते हैं साहब इकोनॉमिक मुद्दे पे बात कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है आपके फालतू ये पॉलिटिक्स। लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश में देखिए हर चाय की दुकान पे पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। हमारे आर्थिक मुद्दे जो हैं, और मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन से मुझे खुशी है इस बात पे, हम लोग ज्यादा मूर्ख हुआ करते थे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन इस मामले में ज्यादा बुद्धिमान है। दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। तो बिहार उत्तर प्रदेश के बच्चे जिस दिन ये समझ लेंगे, अपने अधिकार मांगेंगे, हमारे बिहार के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, ये गुजरात में नहीं जाएगी। सारी इंडस्ट्री महाराष्ट्र से दुनिया भर से लाके गुजरात में ठोक दो, गिल्ट इंडेक्स बनाओ, सब कुछ बनाओ वो गुजरात के अंदर, डायमंड इंडस्ट्री भी महाराष्ट्र से लाके गुजरात में लगा दो, सबको गुजरात में लगा दो, जिससे पूरे हिंदुस्तान से लेबर जाके गुजरात के लोगों की सेवा करे। गुजरात हमारा प्रदेश है, हमारे भारत का अंग है, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हर प्रदेश के अंदर और उन प्रदेशों के अंदर जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, जो बैकवर्ड हैं, उनके यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की और ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल सर, जिन चीजों की आवश्यकता है उसको मुझे लगता है कि एनडीए ने बेहतर तरीके से जाना और फिर उसी को घोषणा पत्र में अपने शामिल किया है। लेकिन घोषणा पत्र में क्या होता है और फिर हकीकत कितनी होती है हम सब जानते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह पर घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई, उसके बाद में किस तरीके से बैकफुट पर आ गई सरकार और किसी भी योजना को लागू नहीं किया गया, ये हम सब जानते हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी बहुत ही दिलचस्प वीडियो जो है खुद बीजेपी ने शेयर की है, और आप देखिए मात्र 60 सेकंड में इन लोगों ने जारी किया घोषणा पत्र। नीतीश कुमार है, जेपी नड्डा है, और आप भारतीय देखिए जनता जीतन राम पार्टी मांझी के है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय संजय झा जी हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, आदरणीय विनोद तावरे जी हैं, श्री आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं। अब मेरा इसलिए मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय नेतागण से है, आप अपने अपने कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान करेंगे और तमाम पत्रकार मित्र यहीं रहेंगे, सभी पत्रकार मित्र यहीं रहेंगे। हमारे बीच अभी आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। हम तमाम पत्रकार मित्रों से आग्रह होगा आप यहीं रहेंगे। तो सर देखा आपने कि कैसे इन लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया मात्र 60 सेकंड में, और जैसा कि अशोक गहलोत ने बोला कि ऐसा तो हमने पहली बार देखा, किसी सवाल का कोई जवाब न देना, सारे नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया, दिखाया और फिर निकल लिए वहां से, किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि आपने देखा कि जब नीतीश कुमार निकलने लगे तो पत्रकारों ने सवाल करने की कोशिश की मोकामा को लेकर, और उसका जिक्र हम आगे करेंगे, उस सवाल का जवाब भी आपसे आगे मांगेंगे। लेकिन ये जो चीजें हुई हैं उसको लेकर भी, और जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसको लेकर भी मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, उनकी एक बाइट भी मैं सुनवाती हूँ पहले। जवाब है, हमने रिलीज किया, वे अहेड रिलीज किया, उसका ट्रैक्शन है लोगों में, लोग उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। तेजस्वी जी ने साफ साफ कमिटमेंट किया, उतना साफ साफ कमिटमेंट करके दिखाओ, नहीं कर पाए। वो तो 22 से 24 के बीच में वो जो 17 महीने बीजेपी की ही कारस्तानियों की वजह से जो जदयू नीतीश जी हमारे पास आए ना, तो लाखों नौकरियां मिली। नहीं तो प्रधानमंत्री जी का और उनकी टीम का रिकॉर्ड तो 0/सन्नाटा है जॉब्स के फ्रंट पर। हाँ, बिस्लरी घाट, वासुदेव घाट जितना करवा लो इनसे, वो चलता रहा। तो सर यहाँ पर नौकरियों की बात की मनोज झा ने कि हमारे मतलब जितना भी कार्यकाल रहा, बहुत ही छोटा सा कार्यकाल रहा, उसमें भी इतनी नौकरियां तेजस्वी यादव ने दी। तो सोचिए कि अगर वो
और साल तक रहते और उनकी सत्ता रहती तो फिर बिहार की हालत कुछ और ही होती। और नीतीश कुमार ने जिस प्रकार पलटी मारी, और अब देखिए कि बेचारे सोच रहे होंगे कि कम से कम यहीं पर जेपी नड्डा जी कह दें कि भाई आप ही मुख्यमंत्री होंगे, यहाँ पे भी नहीं कहा, और फिर चल दिए सब लोग उठ के। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखो, एक इंडिकेशन तो निधि ये बिल्कुल स्पष्ट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि अब करता धरता सम्राट चौधरी होंगे। अब नीतीश कुमार को वहां से जाना ही होगा, चिराग पासवान को जाना ही होगा, जीतन राम मांझी को जाना ही होगा। अब जो है नेता जो है सम्राट चौधरी हैं, और वही इसी प्रकार से सेंट्रल स्पेस लेंगे और बाकी लोग वॉकआउट करेंगे। ये बात तो देखिए, पहला इंडिकेशन तो इससे ये मिला। अच्छा, सम्राट चौधरी जी का जो इतिहास प्रशांत किशोर ने बताया है, अब वो एफिडेविट को हाफाडेविट कहते हैं और कहते हैं मैं पीएचडी हूं। अच्छा, 10th की मार्कशीट के लिए कहते हैं कि मेरा हलफनामा आप देख लो। तो सम्राट चौधरी के बारे में प्रशांत किशोर कहते हैं कि 6-7 मर्डर के उन पे केस चल रहे हैं और वो कुख्यात गुंडा है, बल्कि उन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं वो तो कुख्यात गुंडा है। तो इसका मतलब यह है कि जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी है थोड़ी बहुत, उसको हटा दो, और जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है उसे बिठा दो। तो कल क्या होगा? कल ये होगा जब लोग पूछेंगे कि आपने ये कहा था किया नहीं, तो कहेंगे वो तो सम्राट चौधरी ने कहा था। यार, उसकी क्रेडिबिलिटी तो आपको पता है। नीतीश कुमार तो है नहीं, नीतीश कुमार से तो तब भी, और नीतीश कुमार की कंपैरेटिवली आज के तारीख में खराब संगत होने के बावजूद अगर एनडीए के अंदर सबसे अच्छी छवि किसी की है नीतीश कुमार की, वो अलग मुद्दा है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और स्वास्थ्य इस लायक भी नहीं है कि कुछ निर्णय ले सके। लेकिन ये बात जो है, जब ये घोषणा पत्र लागू हुआ था महागठबंधन का, अब देखिए सारे नेता उसमें थे खुलेआम, और जो तेजस्वी यादव ने बिल्कुल एक डंके की चोट पे कहा था कि हम इसको करके दिखाएंगे, और देखिए करके दिखाएंगे, ये आज सिद्ध हो गया कि करके दिखाया जा सकता। केवल मंशा नहीं थी। देखिए, सरकारी अधिकारियों को सरकारी नौकरी न देने का मतलब क्या है? केवल मतलब ये है सरकारी पैसा बचे, सरकारी कोष का पैसा न खर्च हो, और इसकी वजह से बैंकों से कम इंटरेस्ट पे हमसे पैसा डलवाया जाए और पूंजीपतियों के ऋण माफ किए जाए। केवल खेल एक है, केवल पूंजीपतियों के ऋण माफ कराने के लिए सरकार, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी मान लीजिए दे दी आपने, तो सरकार के कोष से पैसा जाएगा ना, तनख्वाहों में पैसा जाएगा ना। और जब सरकार से पैसा जाएगा, और अच्छा खासा, भाई सरकारी नौकरी में देखिए तनख्वाह भी ज्यादा होती है। एक प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी कीजिए, आपकी 12-14 हजार तनख्वाह होगी चपरासी की, क्लास 4 एम्प्लॉय की, और एक सरकारी नौकरी करेगा 30-35 हजार होगी। फिर सरकारी क्वार्टर भी मिल जाएगा, फिर पेंशन भी मिल जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो जीवन स्तर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो जानबूझकर पेपर को लीक कराना, उसको कोर्ट में फंसवाना, उसको आगे न बढ़ने देना, ये एक षड्यंत्र था। और इस षड्यंत्र में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया है तो बिहार और उत्तर प्रदेश ने किया है, और ये इसीलिए कराया गया है कि उनको चाहिए चीप लेबर। और बिहार के लोग प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे, लेकिन इस बार मुझे खुशी है, और यह हमेशा से हमारी आशा थी कि जो भी होगा देश के अंदर अच्छा, वो बिहार से ही शुरुआत होगी। सन 74 में भी शुरुआत बिहार से ही हुई थी, और इस बार भी वहीं से होगी। और बिहार आप जानते हैं नेपाल से लगा हुआ है, तो बिहार के अंदर जो वहां के बच्चे हैं, उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरना पड़ेगा, तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो। और ये मैं चेतावनी दे रहा हूं, आप अगर इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर, राजीव गांधी ने इतनी इंडस्ट्रीज लगाई उत्तर प्रदेश के अंदर, आज के तारीख में थोड़ी बहुत बिहार से बेटर पोजीशन है, उसके पीछे राजीव गांधी लगाई गई इंडस्ट्रीज हैं। अगर आईटी हब्स बना दिए जाएं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक आईटी हब बना दिया जाए, आज बिहार के अंदर आईटी हब बना दिया जाए, सारे बेंगलोर से और हैदराबाद से और मुंबई से जो प्रोफेशनल्स हैं वो उत्तर प्रदेश बिहार आ जाएं, और उत्तर, देखिए जो आईटी वो होते हैं उनको किस चीज की आवश्यकता होती है? ब्रेन, और वो ब्रेन बिहारियों का है, उत्तर प्रदेश वालों का है। विदेश में भी देख लीजिए, बड़ी बड़ी पोस्टों में यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, तो केवल उनको फैसिलिटेट करना है। अगर आप फैसिलिटेट कर देंगे तो उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर ये स्थिति बन सकती है 2 साल के अंदर कि नौकरियों की कमी नहीं होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, घर समृद्ध होगा, बच्चों के घरों में माँ बाप जो है परेशान नहीं होंगे, मानसिक अवसाद नहीं होगा। मैं एक मनोवैज्ञानिक से बात कर रहा था, कह रहा था कि आज के तारीख में ये युवा बच्चों के अंदर अवसाद इतना ज्यादा बढ़ गया है। हजारों बच्चे हमारे पास काउंसलिंग के आते हैं और हम काउंसलिंग करने से परेशान हो जाते हैं,
क्योंकि बच्चों जब नौकरी नहीं पाते तो माँ बाप को लगता है हमने खेत गिरवी रख दिया, बेच दिया और इसको नौकरी नहीं मिल रही है, नालायक। और बच्चा कहता है नालायक नहीं हूं भैया, माँ बाप मैं नालायक नहीं हूं, मुझे नौकरी नहीं दे रही सरकार तो मैं करूं क्या। और 10-12 हजार की नौकरी प्राइवेट सेक्टर में 18 घंटे की नौकरी करके कैसे एक बच्चा अपनी भविष्य के जीवन को चला सकता है। तो ये तो चलिए अच्छा है, मैं सन 52 में पैदा हो गया, मुझे नौकरी मिल गई, इंदिरा जी के और कांग्रेस के जमाने में पैदा हो गया और नौकरी मिल गई। वरना आज मैं अगर मोदी जी के जमाने में पैदा हुआ होता, मैं नौकरी की न सोचता, कहीं पान का या समोसे का या पकौड़े का ठेला मुझे लगाना पड़ता या रील बनानी पड़ती और महीने में 4-5 हजार रुपए में मेरे को जिम्मेदारी बंद करनी होती, अगर मेरे जन्म के और जवानी के समय मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो। बिल्कुल सर, अब बात कर लेते हैं एनडीए के जंगल राज की। जब देश के प्रधानमंत्री कल ही आपने देखा होगा मंच से कट्टा और दुनाली की बात कर रहे थे, तो क्या वो इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि मोकामा में जिस कट्टा दुनाली का इस्तेमाल हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि मोकामा की घटना ने तो पूरे बिहार का माहौल ही बदल दिया है। जो जन स्वराज पार्टी के समर्थक थे दुलालचंद यादव, उनकी जब हत्या हुई तो उसने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर चुनाव जीतने की कोशिश किस रास्ते से की जा रही है। और इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए हैं। पहले मैं उनकी बाइट अभी सुनाऊंगी, लेकिन सर जिस प्रकार से आरोप लगे हैं अनंत सिंह पर, और अनंत सिंह मीडिया के सामने आकर के साफ तौर पर बयान दे रहे हैं कि भाई ये टकराव हुआ, और उसके बाद में वो कबूल कर रहे हैं कि दुलारचंद ने पहले ईंट पत्थर चलाया तब जाकर उनकी हत्या हुई। मतलब बिहार में अपराधी गुंडे खुलेआम हत्या करके स्वीकार भी कर रहे हैं और इनको कानून का भय भी नहीं है। इनके खिलाफ एफआईआर हुई, अभी तक इनको अरेस्ट भी नहीं किया गया है। सबसे पहले मैं अनंत सिंह की बाइट सुनवाना चाहूंगी। रास्ता हम देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई हुक्म मांग रहा है तो हम लोग आए, तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा को अंगली में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए, सूरज भान का ही खेला है। दुलारचर पट्ठा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचर भी जमा तो सबसे पहले दुलारचर ने हाथ छोड़ा है पुल पर। घटना क्या हुआ? आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भरो निकल गया, काम बचा तो चूड़े रह गया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? तो था कोई, हमने तो होने किया, जो पाछू नहीं बता रहे हैं 10 को छोड़ दिया, लोग अपना छोड़ दिया कि वही बिगड़ रह गया। तो सर ये आनंद सिंह जो हैं वो खुद मीडिया के सामने कबूल कर रहे हैं कि ऐसा हुआ, हत्या हुई, और अनंत सिंह ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो 50 गाड़ियों से थे, जबकि आचार संहिता में 3 गाड़ी से ज्यादा लेकर के चल नहीं सकते। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अनंत सिंह को इतनी बड़ी संख्या में वाहन ले जाने की इजाजत किसने दी? क्या चुनाव आयोग ने उन्हें इतनी बड़ी सुरक्षा और काफिला चलाने की अनुमति दी थी? क्योंकि ये बात तो अपने आप में ही गंभीर है। चुनाव आचार संहिता के दौरान तो किसी भी उम्मीदवार को इतने बड़े काफिले की अनुमति होती ही नहीं है, पर ऐसा लगता है कि अनंत सिंह के लिए नियमों की भी कोई परवाह नहीं की गई। और उसके बाद हुआ वही जो टकराव हुआ पीयूष प्रियदर्शी और एनडीए के प्रत्याशी के बीच में। फिर कहा जा रहा है कि दोनों के समर्थकों के बीच बहस हुई और फिर हिंसा में बदल गई, पत्थर चले, गोलियां चली और आखिर में फिर हत्या हो गई। और उसी दौरान ये सारी घटना जो है वो हुई। लेकिन सर कल से इस घटना को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो गंभीर मुद्दा है, और सवाल खड़े करता है कि ये आखिरकार किस प्रकार का जंगल राज है कि अभी वोटिंग में केवल और केवल 6 दिन का वक्त बचा है। आप सोचिए सिक्योरिटी कितनी टाइट होगी, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद इस प्रकार की हत्या हो जाती है और एनडीए प्रत्याशी कैमरे के सामने आकर बयान भी दे रहे हैं। देखिए निधि, पहली बात तो यह है कि आप कृपा करके चुनाव आयोग संबोधित न करें, ये केचुआ कहें आप उसे। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो वहां जन स्वराज के व्यक्ति हैं वो एक धानुक समाज के अति पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं, और दुलारचंद यादव लालू प्रसाद यादव के नजदीकी होने के बावजूद और यादव महासभा के अध्यक्ष होने के बावजूद वो पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में थे, उनके समर्थन में जा रहे थे। और उनके पोते ने, जो एक यंग लड़का है 17-18 साल का, जो उसने स्टेटमेंट दिया उसने कहा
कि मेरे बाबा जी गाड़ी में जा रहे थे, मैं उनके साथ था, जो और सामने से इन लोगों की गाड़ी आ रही थी, वन वे ट्रैफिक था, उधर से हमारी उनकी आ रही थी, इधर से हम लोग जा रहे थे। और जो जब ये पता चला कि इस प्रकार से स्थिति हो रही है, तो जन स्वराज के लोग जो है अपना काफिला लेके दूसरे रास्ते से निकल गए। और जब हमारी गाड़ियों पे अटैक होना शुरू हुआ, ये पोता बता रहा है, तो हमारे बाबा जी को बुलाया उन्होंने कि आइए डिस्कस करते हैं और इस मामले को सॉल्व करते हैं। जो वहां पे गए, उनके पैर पे गोली मारी गई। उसने 2 नाम भी लिए उन आदमियों के, जिनके लिए वो कहता है कि दुलार चंद यादव ने ही अपने शिष्यत्व में उनको आगे बढ़ाया था। और उसके बाद अनंत कुमार सिंह, अब वो ये भी कहता है उसका पोता, और ये जन स्वराज के लोग भी कहते हैं, उनको तो 1 गनर मिला है केवल, और अनंत सिंह के पास कम से कम 5 गनर सरकार ने दिए हैं और AK-47 और कार्बाइन लेके चल रहे हैं। इसके अलावा 15-20 लोग उनके काफिले में ऐसे हैं जो कार्बाइन लेके चल रहे हैं। और आपको पता ही है, AK-47 रखने के मामले में केस उन पे ऑलरेडी चल चुका है, जिसमें बाद में वो रिहा हुए। एक मैसेज देना चाहा था JDU के अनंत सिंह ने, ये तुम लोग बात करते हो जंगल राज की, हम लोग बात करेंगे राक्षस राज की। अब ये राक्षस राज की बात है, अब जंगल राज से आगे बढ़ चुकी है, नंबर 1। नंबर 2 मैसेज क्या देना चाहते हैं कि बेटा OBC और SC/ST ज्यादा उछलो मत, बिहार के अंदर राज भूमिहारों का ही रहेगा। लेकिन एक गलती कर गए इसमें, वो भूमिहारों के चक्कर में उन्होंने राजपूतों से पंगा ले लिया। देखिए, भूमिहार जो हैं वो दलितों को और OBC को तो दबा सकते हैं। यादव महासभा के अध्यक्ष थे दुलार चंद यादव, उनको मारा है और अपनी गाड़ी से कुचला है। उनका पोता बता रहा है कि पहले पैर में गोली मारी, उसके बाद कुचला। और बाबा बोल रहा है, देखिए हमारे देश की परंपरा भी कितनी अच्छी है, वो कह रहा है बाबा ने आवाज दी, पोता भाग, पोता भाग, मतलब मैं मर जाऊं लेकिन पोता तू भाग जा, और भगा दिया। फिर उनके परिवार वाले बता रहे हैं कि अनंत सिंह ने उनके परिवार में कम से कम 4-5 लोगों की हत्या की है। लेकिन अब क्या हो गया है, अभी तक तो भूमिहार जो है उन्होंने दबा दिया, OBC SC/ST को, राजपूतों से भिड़ गए। अब राजपूत, लेकिन बिहार के अंदर इतनी ज्यादा शर्मनाक स्थिति हो गई है, और ये इलेक्शन के पहले हो रहा है। इसका मानना ये है, और ये FIR हो गई है उनके अगेंस्ट, लेकिन वो अरेस्ट नहीं होंगे। और यही काम किसी मुसलमान ने या दलित ने कर दिया होता, अभी तक वो पूरा गोदी मीडिया शाम का उसे मटेरियल मिल गया होता, अभी तक वो अरेस्ट हो गया होता। अनंत सिंह नहीं होंगे। और ये भी देख लीजिए आप कि आसाराम को भी 6 महीने की पैरोल मिल गई है, आसाराम को मिल गई है, लेकिन शर्जील इमाम को नहीं मिलेगी। क्योंकि भाई, मुसलमान होना या दलित होना या यादव होना या बैकवर्ड होना आज के तारीख में सबसे बड़ा अभिशाप है। ये तो हम लोगों का जन्म हो गया है, इसलिए हम लोग बोल भी लेते हैं और अंदर नहीं होते। अगर हम कहीं मुसलमान और दलित OBC होते तो अभी तक हम भी लटका दिए जाते। बिल्कुल सर, NDA राज में क्या हाल होता है OBC, दलित और मुसलमानों का, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए कि जब एक राज्य जहां पर चुनाव हो, उसके पहले इस प्रकार की घटनाएं हो जाएं कि सरेआम गोलियां चलाई जाएं, हत्याएं कर दी जाएं, तब उसके बाद चुनाव आयोग किस प्रकार के कदम उठाता है वो देखने वाली बात होती है। लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग हर तरह से खामोश है, चाहे वो इतने बड़े पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर नहीं किया है निधि, वहां के मोकामा के पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर नहीं किया है। अनंत सिंह को तो अरेस्ट करना छोड़ दीजिए आप। बिल्कुल सर, इतनी बड़ी घटना के बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, केवल और केवल FIR करके छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। और देखना होगा कि इसका जनता क्या जवाब देती है, क्या कुछ होता है चुनावों में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।